जी अस्सलाम वालेकुम। कैब 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर 75। आज के लेक्चर में एक तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल आपको होम असाइनमेंट दी गई थी चैप्टर 4 की, जो कि आपके पास एक बड़ा अच्छा मौका था चैप्टर 4 की रिवीजन करने का। 15-20 मिनट में रिवीजन हो जानी चैप्टर की और 15-20 मिनट में ही आपने केस स्टडी भी अटेम्प्ट कर लेनी थी, जो कि नहीं किया आपने। तो असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। चले क्लास में कुछ ना कुछ कंसेप्ट हमारे इसके चैप्टर 4 के रिवाइज हो जाएंगे। फिर इसके बाद करंट टॉपिक है, चैप्टर 11 चल रहा है हमारा, उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टार्ट किया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले लर्निंग ऑब्जेक्टिव में कुछ कंसेप्ट हमने पढ़ लिए थे। आज इंशाल्लाह हम इस कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे। इस सारे कंसेप्ट जो इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हैं इनको स्टडी कर लेंगे। पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। कल के लेक्चर में से वो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बात याद है आपको? तो वो क्या लिखाया था? वो 3, 6, 3, 12, 3, 6, 3, 12 और फिर इसके बाद इसके नीचे डे, ये तो मंथ थे ना, मंथ थे। फिर इसके बाद नीचे डेज भी लिखाया था 30, 60, 30, 120। शाबाश। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए अब हम चैप्टर 4 वॉल्यूम 2 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये बेसिकली आपकी ईद की असाइनमेंट है, जो ना आपने ईद पे की और ना ही अब कर रहे हैं। ऑन 31 दिसंबर 2020 अली वाज अपॉइंटेड एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पर लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी। अली चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट हुआ क्योंकि अली असाइनमेंट किया करता था, अली रिवीजन किया करता था। अली ने विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई कर लिया। फिर उसके बाद उसे जल्द ही पर लिमिटेड वाले कहने लगे हम तो आपका इंतजार कर रहे थे, आइए। और पर लिमिटेड ने 31 दिसंबर 2020 को अली को चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर लिया। और ये छोटी मोटी कंपनी ना समझे, लिस्टेड कंपनी है। अंडरलाइन करें, किस किस को अंडरलाइन करना पड़ा? लिस्टेड कंपनी को और चीफ एग्जीक्यूटिव को भी। अली को ना अंडरलाइन कर भाई, अली का आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। अली असाइनमेंट अभी बताया, अली असाइनमेंट करने वाला है, अली रिवीजन करने वाला है, अली रोज का काम रोज करता है। इन अब ये ना कहना मुझे प्यार से अली कहते हैं, अली नाम भी बदलोगे। इन मार्च 2021 ही इन्फॉर्म्ड द बोर्ड दैट ऑन 15 फरवरी 2021 हिज स्पाउस वाज अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन ए ब्रोकरेज हाउस। हैं बड़े लोग, उनको मिलते भी बड़े लोग हैं तो वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव, स्पाउस भी चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। वाज अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन ब्रोकरेज हाउस। इसमें किसको अंडरलाइन करना है? स्पाउस को नहीं करना, डायरेक्टर को और ब्रोकरेज हाउस को पहले अंडरलाइन करो। हाँ फिर उसके बाद। अच्छा आप मुझे बताइए इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, लिस्टेड कंपनी के केस में 2 एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है। अच्छा मेरा पहला सवाल ये है, क्या ये चीफ कंपीटिंग बिजनेस वाला केस है? चीफ एग्जीक्यूटिव पे एक तो कंडीशन लगती है कंपीटिंग बिजनेस वाली, तो कंपीटिंग बिजनेस में एंगेज नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, और स्पाउस और माइनर चाइल्ड भी नहीं हो सकते। क्या ये कंपीटिंग बिजनेस का केस है? नहीं, कंपीटिंग बिजनेस का केस नहीं है, ठीक है, वो ब्रोकरेज का। ये डिस्क्वालिफिकेशन, लेकिन मेरा सवाल ये है ये तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर में था ब्रोकरेज वाली। चीफ एग्जीक्यूटिव डीम डायरेक्टर है, इसका मतलब ये हुआ जो डायरेक्टर्स की डिस्क्वालिफिकेशन वाली रिक्वायरमेंट है चीफ एग्जीक्यूटिव पे भी अप्लाई होगी। मेरा दूसरा सवाल, ये ब्रोकर और डिफॉल्टर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले जो 2 पॉइंट्स थे, ये तो लिस्टेड कंपनी के लिए थे, तो ये लिस्टेड कंपनी है। शाबाश। Under the provisions of companies that evaluate the impact of appointment of Ali's spouse on his appointment and on PL। अच्छा ये अहम लफ्ज़ था, बल्कि पहली दफ़ा जब मैंने खुद इस क्वेश्चन को पढ़ा तो जल्दी में मैं सिर्फ अली की अपॉइंटमेंट पे कमेंट किया, हालांकि उसने लिखा था ऑन PL। आपने PL के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करना है, तो अली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करना है। अली पे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? डिस्क्वालीफाई होगा। क्यों? क्योंकि लिस्टेड कंपनी के केस में अगर कोई डायरेक्टर खुद या स्पाउस ब्रोकरेज हाउस। अच्छा इसमें मुझे ये बताइए, ब्रोकरेज वाली प्रोविजन में चाइल्ड है कि नहीं? सिर्फ स्पाउस कवर होता है। ये आपने ध्यान रखना है कंपनी लॉ में किस जगह पे कौन सा रिलेशनशिप यूज हुआ है, इसका खास तौर पे ध्यान रखना है। इसमें वो केस स्टडी में घुमाता है। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि 15 फरवरी को, चूंकि वो उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव था
उसके स्पाउस ब्रोकरेज हाउस में, डायरेक्टर अपॉइंट हुई ब्रोकरेज हाउस, तो डिस्क्वालिफिकेशन अराइज हो गई। क्या डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हिट हो गया? बिल्कुल। लिस्टेड कंपनी है, स्पाउस है और ब्रोकरेज हाउस, तो डिस्क्वालिफिकेशन। अली पे क्या इंपैक्ट हुआ इसका? डिस्क्वालीफाई हो गया। अब पीएल कंपनी पे इसका इंपैक्ट क्या हुआ? कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई 15 फरवरी से। अच्छा, 15 फरवरी से पहले के फैसले वगैरह जो काम किए वो ठीक है, 15 फरवरी के बाद अब ये अली चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं रहा, डिस्क्वालीफाई, कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई। और मेरा भाई मुझे बताएगा ये कैजुअल वैकेंसी, मेरा ये ख्याल है कि फिल करना लाजमी नहीं है, लाजमी है। किसने फिल करनी है और कब करनी है? डायरेक्टर्स ने फिल करनी है कैजुअल वैकेंसी। कब करनी है? विद इन 14 डेज। शाबाश, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव की कैजुअल वैकेंसी याद रखें हर सिचुएशन में फिल करना लाजमी है। डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी कुछ में फिल करना लाजमी है, कुछ में नहीं। लिस्टेड हो तो लाजमी है, अनलिस्टेड कंपनी हो तो डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी फिल करना लाजमी नहीं है, अगर मिनिमम नंबर पूरे हो रहे हो। हाँ, और मिनिमम नंबर क्या है डायरेक्टर्स के? लिस्टेड में 7, अनलिस्टेड में 3, प्राइवेट में 2 और सिंगल मेंबर कंपनी में 1। ठीक है। हाँ, सिंगल मेंबर कंपनी से याद आ गया कल का कंसर्ट मुझे कि कौन सा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, लेकिन उसकी ऑथेंटिकेशन एक चीफ एग्जीक्यूटिव, एक डायरेक्टर, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो सीएफओ करता है, और अगर चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान में नहीं है तो दो डायरेक्टर। इसके नीचे अगली लाइन लिखी थी जो मुझे याद है, सिंगल मेंबर कंपनी में एक अकेला ही डायरेक्टर वही होता है, वही सारा कुछ साइन सुन कर देगा। ठीक है, वो भी ना हो नहीं तो वो होगा सिंगल मेंबर कंपनी। जी, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्कशन करना चाहते हो किसी पॉइंट के ऊपर? इसमें सबसे अहम चीज़ ये थी कि आपने अली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कशन करनी थी और पीएलबी रिक्वायरमेंट में दोनों चीज़ें शामिल है। आगे चले जी। नेक्स्ट, वॉल्यूम 2 चैप्टर 4 क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन वेदर और नॉट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एंड सपोर्ट योर आंसर विद रीजन। बताना है कि ये कंपनीज एक्ट के मुताबिक है कि नहीं, और रीजंस बतानी है, सपोर्ट करना है अपने आंसर को। पहला, द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंपनी रिटायर्स ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव रिटायर होता है फर्स्ट एजीएम और शॉर्टर पीरियड, ये शॉर्टर पीरियड वाली। शाबाश। फिर एक गलती तो हमने इसमें ढूंढ ली। फिर कह रहा है द सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव मस्ट बी अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव। पहला, सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव शैल बी अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बाय डायरेक्टर्स। और दूसरा, विद इन 14 डेज ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। शाबाश। तो टोटल इसमें कितनी गलतियां उसने? 3। पहली गलती क्या? फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव का टेन्योर वो फर्स्ट एजीएम तक होता है। दूसरे कि सब्सिक्वेंट चीफ अपॉइंट कौन करेगा? डायरेक्ट, शेयर होल्डर असल में डायरेक्टर। और तीसरा, जो उसकी टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट वो क्या होगा? विद इन 14 डेज ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर जी? इसमें कोई प्रॉब्लम? आगे चलो। 13. In the first meeting of board of directors of Messrs. Lee Sugar Limited, Mr. G proposed the name of Mr. D for appointment as chief executive of company. Mr. G ने कहा Mr. D को चीफ एग्जीक्यूटिव बना दो। Mr. D चीफ एग्जीक्यूटिव बनने जा रहा है। Mr. D चीफ एग्जीक्यूटिव किस कंपनी का? ली शुगर लिमिटेड का। ली का नहीं, ली शुगर लिमिटेड का। किसका? ली शुगर लिमिटेड का। शुगर, क्या नाम में वो बिजनेस आना चाहिए? आ रहा है, पहले रिक्वायर्ड नहीं था, अब रिक्वायर्ड है। ठीक है। मिस्टर ए अपोज द प्रपोजल saying that Mr. D is already a chief executive in Messrs. He Sugar Private Limited and therefore cannot be appointed here as such. Comment on the statement of Mr. A in the light of provisions. स्टेटमेंट competing business में engage नहीं हो सकता।
और लेकिन ये तो प्राइवेट कंपनी है। नहीं, लिस्टेड कंपनी के चक्कर में लोग दूसरे मामले में नहीं हो सकता। जो ऐसी कंपनी जो एक मिनट बिजनेस कैरी किया, ये जो रिस्ट्रिक्शन थी ना कि चीफ एग्जेक्टिव कंपनी बिजनेस में एंगेज नहीं हो सकता, ये पब्लिक कंपनी के चीफ एग्जेक्टिव के लिए है। तो मैं ये कह रहा हूँ ये तो प्राइवेट कंपनी, पॉइंट पब्लिक का हो रहा है। अच्छा, हमने ये क्वेश्चन ली शुगर लिमिटेड के हिसाब से करना है कि ही शुगर, हाँ, इससे डिपेंड करता है आंसर। अगर ली शुगर के तो वो चूंकि पब्लिक कंपनी है, हम चीफ एग्जेक्टिव को गए खबरदार किसी कंपीटिंग बिजनेस की तरफ गए। लेकिन अगर हम प्राइवेट कंपनी में बैठे होते तो हमारा चीफ एग्जेक्टिव, तो इस प्राइवेट कंपनी को कोई टेंशन नहीं होती, टेंशन होती तो उस पब्लिक कंपनी को होती। तो यहाँ पे चूंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं ली शुगर लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एक पब्लिक कंपनी है, तो हम कहेंगे ये जो एतराज़ है ये वैलिड है, वो कंपीटिंग बिजनेस है, कंपीटिंग बिजनेस में ऑलरेडी चीफ एग्जेक्टिव है, इस वजह से अपॉइंट नहीं हो सकता। इसको क्या करना पड़ेगा, एक तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर अपॉइंट होना चाहता है ये, अब मिस्टर जी ने कहा सर मेरी बचपन की ख्वाहिश थी कि मैं मैसर्स ली शुगर लिमिटेड में चीफ एग्जेक्टिव बनूं, इसके लिए मैं हर कुर्बानी देने को तैयार हूं। तो बताइए क्या कोई सूरत निकलती है कि वो ली शुगर, क्या सूरत निकलती है? पहले एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट बता दे कि मैं कमेटी में, और डिस्क्लोज करने का ये मतलब नहीं है इजाज़त मिल गई, और प्राइवेट कंपनी के चीफ एग्जेक्टिवशिप से रिजाइन कर दे, फिर वो बन सकता है चीफ एग्जेक्टिव, वरना नहीं। कुछ समझ आए? इसमें कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट 16, on 24th February 2006 Mr. Hassan was appointed by board of directors of XYZ Limited, a listed company, as the company's chief executive for a period of 2 years। 2 years के लिए तो अपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकती। अच्छा, चीफ एग्जेक्टिव की हो सकती है वह 3 years और शॉर्टर पीरियड, डायरेक्टर की नहीं हो सकती। डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए होती है। वो कौन सा केस है जिसमें डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट 3 साल से शॉर्टर पीरियड पे हो सकती है? डिस्क्वालीफाई नोट नहीं, किस वाले, जब डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट ही 3 साल से कम पीरियड के लिए, कैजुअल वैकेंसी ना, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है, ये याद है आपको? नॉट हैविंग शेयर कैपिटल के हैविंग शेयर कैपिटल, इसमें याद है आपको डायरेक्टर का टेन्योर, वो अगर कहे चाहे तो अपने आर्टिकल्स में, वरना नॉर्मली डायरेक्टर्स का पीरियड 3 साल होता है, नॉर्मली डायरेक्टर्स का पीरियड 3 साल। हाँ, चीफ एग्जेक्टिव में 3 years और शॉर्टर पीरियड कर सकते, लेकिन इंसान को अपने एग्रीमेंट का, अपने वादे का पाबंद रहना चाहिए। इसलिए अगर चीफ एग्जेक्टिव को 3 साल के लिए अपॉइंट कर दिया तो 3 साल से पहले उसको रिमूव नहीं कर सकते। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा अपने वादे पे कायम रहना इस केस में इतना ज़रूरी नहीं जितना चीफ एग्जेक्टिव का अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ पूरी करना ज़रूरी है। अगर वो अपनी ड्यूटीज़ पूरी ना कर रहा हो तो हाँ, हम अपने वादे पूरे, हाँ शाबाश हैं। चोर जंग लड़ते हुए उसके ऊपर कोई कानून अप्लाई नहीं होता, और पुलिस वाले हैं उनके ऊपर जंग लड़ते कानून अप्लाई होना चाहिए, तो होना चाहिए, कानून कहता है तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारा लॉ क्या कहता है कि अगर हमने डायरेक्टर्स ने वादा कर लिया है तेरे को 3 साल के लिए चीफ एग्जेक्टिव बनाते हैं, और फिर अगर वो कोई 2 नंबर काम करे तो उसको उसी वक्त उड़ा के फेंक दो कंपनी से बाहर। ये बात पड़ी है कि नहीं? रिमूवल, चीफ एग्जेक्टिव को अर्लियर रिमूव किया जा सकता है, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? इररिस्पेक्टिव ऑफ एग्रीमेंट, रिमूवल कौन कर सकता है? मेंबर की स्पेशल रेजोल्यूशन और डायरेक्टर के 3/4 मेजोरिटी। कह रहे अच्छा चीफ एग्जेक्टिव अपॉइंट कर दिया 2 साल के लिए। देयर आफ्टर द स्टॉक एक्सचेंज बूम अकर्ड एंड मिस्टर हसन है आल्सो, हैं? अच्छा, ओके। द स्टॉक एक्सचेंज बूम अकर्ड एंड हसन लिमिटेड आल्सो सेट अप ए ब्रोकरेज कंपनी।
अब नहीं बोले, अब नहीं दर्द हुआ आपको कोई है? हसन लिमिटेड अभी तो बोला है, हसन लिमिटेड में तो नहीं लिखा हुआ। तो बताना क्या चाह रहा था कि हसन में, मिस्टर हसन में, मिसेस हसन में और हसन लिमिटेड में फर्क है। मिसेस हसन also said a brokerage company. This action on part of Mrs. Hassan infuriated the board of directors of XSL. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गुस्से में आ गए। फिर एंड दे पास ए रेजोल्यूशन बाय 3/4 मेजोरिटी रिमूविंग मिस्टर हसन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। उन्होंने मिस्टर हसन को चीफ एग्जीक्यूटिव के ऑफिस से निकाल दिया। हालांकि निकालना नहीं चाहिए था, नहीं निकालना चाहिए था, तो पहले डिस्क्वालीफाई हो गया। क्या जिस वक्त स्पाउस ब्रोकर बने, लिस्टेड कंपनी है, उसी वक्त डिस्क्वालीफाई नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। लेकिन खुद उन्होंने काम पक्का कर दिया, खुद भी रिमूव, वो भी ठीक है। हम देखते हैं रिक्वायरमेंट में क्या पूछता है। मिस्टर हसन हैज थ्रेटन टू टेक XSL लिमिटेड टू कोर्ट फॉर रिमूविंग हिम फ्रॉम ऑफिस बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ हिज 2 ईयर पे। वो कहता है एग्रीमेंट हुआ था, उससे पहले आप मुझे निकालने हैं, मैं कोर्ट में ले जाऊंगा आपको। Explain to Mr. Hassan whether the board's act of removing of him is valid or not. वैलिड है, वैलिड है, क्योंकि बोर्ड चाहे, उसका बेसिकली फोकस जो है ना, जिसके ऊपर वो हमसे कमेंट करवाना चाह रहा है, वो ये कि क्या उसे उसके एग्री टेन्योर से पहले रिमूव किया जा सकता है कि नहीं। ठीक है, रिमूव किया जा सकता है कि नहीं। वो ये नहीं पूछा कि चीफ एग्जीक्यूटिव कब रिमूव हुआ, क्या जब ब्रोकर बनी उसकी स्पाउस तब, या जब बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुई तब। ये नहीं पूछ रहा, पूछ क्या रहा है, क्या उसके टेन्योर से पहले उसे रिमूव किया जा सकता है। हम कहेंगे यस, और फिर वो लाइन छाप देंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल्स और एग्रीमेंट ए चीफ एग्जीक्यूटिव कैन बी रिमूव्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म बाय 3/4 मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहां पे इसकी रिमूवल वैलिड है। क्लियर जी? चलिए, ये थे हमारे पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस। चैप्टर 4, अब चैप्टर 5 के रिवीजन क्वेश्चन आपको दे दिए, मिल गए ना आपको, वैसे ना आज कर लीजिएगा, और हो सके तो चैप्टर 4 के भी कर लीजिएगा। कल छुट्टी है ना? हाँ कल छुट्टी है, संडे जी। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात, सवाल कर। अच्छा, अब कंसेप्ट है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। लेकिन कल हमने कुछ कंसेप्ट्स पढ़े थे, लेकिन मैं चाह रहा हूं उन कंसेप्ट्स की आज फिर से हमारी क्विक रिवीजन हो जाए, ताकि एक सीक्वेंस के साथ कंप्लीट लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम कवर कर लें। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मुझे बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट कह ले, ओके। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह ले, ओके। कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज लिक्विडिटी, नोट्स टू द अकाउंट्स, कंपैरेटिव, यही सुनना था, शाबाश। और एनी अदर इंफॉर्मेशन विच एससीसीबी में प्रेस्क्राइब। बेहतरीन, हमें पता चल गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ़र्क पता है हमें? क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारा और कंसेप्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसेप्ट। बुक्स ऑफ अकाउंट जो डे टू डे ट्रांजैक्शन जो है में रिगार्ड होती हैं। अच्छा, ज़रा चलते चलते बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बता दीजिए, कौन कौन सा बुक्स मेंटेन करना रिक्वायर्ड है बाय कंपनी से? All sums of money received are paid along with particulars, sales record of sales and purchase, assets and liability, और if manufacturing, processing, mining, production company, तो फिर कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड, वरना नहीं। तो ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स थे। लेकिन अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ रहे हैं, सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एग्जांपल पूछी। इसके बाद आगे चलते हैं। फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर और फाइनेंशियल ईयर में क्या फ़र्क है? कैलेंडर ईयर हमेशा स्टार्ट होगा 1 जनवरी से और एंड, और फाइनेंशियल ईयर वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। ठीक है, डिफरेंट कंपनीज का फाइनेंशियल ईयर एंड डिफरेंट हो। अच्छा, लेकिन होता ये भी नॉर्मली 12 मंथ का है। कैलेंडर ईयर तो ऑलवेज 12 मंथ का होगा ना, फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली 12 मंथ्स का होता है। क्या कभी कम ज़्यादा हो सकता है? यस, इनकॉर्पोरेशन के वक्त हो सकता है, और ट्रांजिशन ऑफ द ईयर, आपने टैक्स में पढ़ा होगा कंसेप्ट को, चेंज हो सकता है। 12
अगर तो फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ से कम का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ज्यादा का है शाह से स्पेशल परमिशन चाहिए। फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं। अब अच्छा, अब देखिए 2-3 कंसेप्ट्स हैं। पहला कंसेप्ट, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कितनी टाइप्स हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कितने? एक है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक है क्वार्टरली। फिर क्वार्टरली की आगे टाइप्स है फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर। क्वार्टरली को फिलहाल हम साइड पे कर रहे हैं, पहले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिस्कशन करते हैं। आप अगर अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को भी देखें ना तो उसमें दिखेगा इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव का जो लास्ट पेज है ना, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिस्कशन सारी वहां पे हुई है। आप देखिए जरा क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेडिंग अगर आपको इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड में नजर आती है तो उसको टिक कर लें। तो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिस्कशन एंड में होगी, पहले किसकी होगी? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अब हम डिस्कस करते हैं। अब हम जितनी भी डिस्कशन करेंगे वो सारी किसकी होगी? एनुअल फाइनेंशियल। क्वेश्चन के अंदर अगर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्ड यूज करें तो उसका मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वार्टरली के कंसेप्ट की तरफ तब जाना है जब क्लियरली उसने क्वार्टरली का लफ्ज लिखा होगा। ठीक है, तो एग्जाम में रिक्वायरमेंट पढ़ते हुए ध्यान से आपने पढ़ लेना वो क्वार्टरली का वर्ड यूज कर रहा है कि एनुअल का वर्ड। हालांकि कुछ कंसेप्ट सेम है लेकिन कुछ कंसेप्ट डिफरेंट भी हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। अब हमारा पहला कंसेप्ट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पीरियड क्या होगा? पीरियड। अच्छा, जैसे एक कंसेप्ट होता था ना कि चीफ एग्जीक्यूटिव का टेन्योर क्या होगा और एक होता था उसकी अपॉइंटमेंट कब होगी। दोनों में टाइम आता था, एक में ईयर्स थे एक में डेज, लेकिन दोनों कंसेप्ट डिफरेंट है। चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इलेक्शन के 14 डेज के अंदर अंदर, लेकिन उसका टेन्योर होगा 3 years और दोनों कंसेप्ट डिफरेंट है ना। उसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी दो कंसेप्ट है, एक है इसका पीरियड कवर्ड क्या होगा और एक है इसे प्रेजेंट कब किया जाएगा। इसे शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट कब किया जाएगा, सेंड कब किया जाएगा। सेंड किया, प्रेजेंट किया, ये अलग कंसेप्ट है। पीरियड कवर्ड बाय फाइनेंशियल अलग कंसेप्ट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहा हूं तो उससे मुराद क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पीरियड कवर्ड क्या होगा? इट डिपेंड कि फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि सब्सिक्वेंट। अगर फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टिल क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर है फ्रॉम डेट ऑफ प्रीसीडिंग क्लोज फाइनेंशियल ईयर टिल द एंड ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। क्लियर हो गया? यानी अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब है नॉर्मली 1 साल हुआ करेगा, लेकिन जो फर्स्ट ईयर है इसमें वो जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उतने महीने होंगे। क्लियर जी? अच्छा, ये है पीरियड कवर्ड का कंसेप्ट। अब क्या कंसेप्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूं, व्हेन टू प्रेजेंट। देखिए कंसेप्ट से ज्यादा ना, डिटेल से ज्यादा पहले मेन हेडिंग को डिफरेंशिएट करना अहम है। इसमें हम पीरियड कवर्ड में क्या सीखा, जो फाइनेंशियल में लिखा जाता है फॉर द पीरियड एंडेड इनकम स्टेटमेंट एबीसी फॉर द पीरियड, वो है पीरियड कवर्ड, जो कि नॉर्मली फॉर द ईयर एंडेड होता है। आपने ईयर एंडेड किया होगा, ठीक है, तो वो है पीरियड कवर्ड। और अब हम क्या कहें, प्रेजेंट कब किया जाएगा। अब देखिए असल में होता क्या है, साल कंप्लीट हुआ उसके बाद सीईओ, सीएफओ और डायरेक्टर्स ये सब मिलके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। प्रैक्टिस में याद रखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं साल ख़त्म होने के बाद। अगर ईयर एंड 31 दिसंबर है ना, तो 31 दिसंबर को ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं हो जाती। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। बिजली का बिल तो आना ही 2-3 हफ्तों के बाद है। दिसंबर के महीने का बिजली का बिल तो कोई 15-20 जनवरी के करीब आता है। तो खुद बताएं उस बिल के बगैर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट या सही होंगी?
नहीं, तो हमें बिल की अमाउंट पता होनी चाहिए। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल इस बात का सबूत है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईयर एंड वाले दिन ही प्रिपेयर नहीं हो जाती, इसके बाद कुछ टाइम लगता है, कुछ 15-20 दिन ये लोग ले लेते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह, फिर इसके बाद आता है ऑडिटर ने इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना है। अच्छा मुझे बताइए, आपके ख्याल में ये जो ऑडिटर होता है ये एक एक्सपर्ट या इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जो आके चेक करता है मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनाई है कि नहीं, ताकि शेयर होल्डर तक बायस्ड इंफॉर्मेशन ना पहुंचे, न्यूट्रल और करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचे, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CFO बहरहाल है तो शेयर होल्डर्स के एम्प्लॉयज़ एक तरह से, तो वो हो सकता है अपना परफॉर्मेंस का बेहतर व्यू प्रेजेंट करने की कोशिश करें। आपके ख्याल में क्या ऑडिट होना एक वैल्यू एडिड एक्टिविटी है कि बस टाइम डिलेइंग एक्टिविटी है? वैल्यू एडिड एक्टिविटी है, बिल्कुल ठीक है। इसके लिए अब उस ऑडिटर को भी कुछ टाइम चाहिए होता है, इसीलिए याद रखिए, जरा गौर से सुनिएगा, दो अल्फाज, पीरियड कवर्ड मैंने कहा अलहदा कंसेप्ट है, प्रेजेंट करना अलहदा कंसेप्ट है। अच्छा, प्रेजेंट करने में और सेंड करने में फ़र्क है। अब जरा गौर से सुनिएगा, ये अल्फाज में इसलिए ताकि कंसेप्ट मिक्स ना हो, आप अगर हो सके तो लिखते जाएं। मैंने पहले बताया पीरियड कवर्ड में और प्रेजेंट करने में फ़र्क है, ठीक है। पीरियड कवर्ड वो साल कितने पीरियड कितने महीनों के बनाना है। प्रेजेंट का मतलब क्या, जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने इसका सलूशन ये मौजूद है क्लास में। अगर क्लास में मैं आपके सामने कोई नोट्स शेयर करूं, ऐसे नोट्स बांट रहा हूं, ये रख रहा हूं, ये असाइनमेंट है आपकी, फॉर एग्जाम्पल ये असाइनमेंट, ये मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, सर प्रेजेंटेड टू यू, प्रेजेंटेड टू यू, प्रेजेंटेड, ये है प्रेजेंट करना। लेकिन शाम को अगर बैठ के मैं आपको ईमेल कर दूं, व्हाट्सएप में सेंड कर, वो क्या होगा, उसके लिए ला लफ्ज़ प्रेजेंट नहीं बोलता, सेंड, क्योंकि प्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप प्रेजेंट नहीं, वो होता है सेंड। अच्छा एक और सुन लें, सेंड में और फाइल करने में भी फ़र्क है। अगर हाँ, अगर मैं फ़र्ज़ कीजिए आपके साथ शेयर करनी है कोई इन्फॉर्मेशन, तो आप और मैं तो तकरीबन एक बराबर ही हैं, ठीक है, या मैं थोड़ा सा कह लें आपसे सीनियर हूँ, ठीक है, तो मैं वर्ड यूज़ करूँगा सेंड किया मैंने। लेकिन अगर आई कैप कहे आप जो कुछ पढ़ा रहे हैं आपने मुझे भी सबमिट करवाना है, तो उसके लिए वर्ड बोलूँगा मैं फाइल, वो फॉर्मल वर्ड लीगल। तो अथॉरिटीज़ को जब हमने कोई चीज़ सबमिट करवानी हो उसको उसके लिए वर्ड बेहतर है यूज़ करें फाइल। और अगर किसी शेयर होल्डर्स वगैरह को कोई चीज़ भिजवानी हो सेंड। रजिस्ट्रार और वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल फ़र्क नहीं, आप सबके लिए न्यूट्रल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सबमिट, सबमिटेड का वर्ड सबके लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लॉ का अगर आप देखें तो लॉ लफ्ज़ फाइल यूज़ करता है अथॉरिटीज़ के लिए और लफ्ज़ सेंड यूज़ करता है शेयर होल्डर्स के लिए। कंपनी ने जब कोई चीज़ नोटिस शेयर होल्डर को देना है ना, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं सेंड नोटिस, और जब कोई रजिस्ट्रार या कमीशन को देना होता है उसके लिए फाइल। और प्रेजेंट का वर्ड कब यूज़ किया जाता है, जब कोई चीज़ शेयर होल्डर के सामने एजीएम में रखी जाती है। एजीएम में अगर वही चीज़ एजीएम में शेयर होल्डर के सामने रखी जाए तो उसे वर्ड क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट। अच्छा अब देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पीरियड कवर्ड क्या होगा। फर्स्ट ईयर है तो वो इनकॉर्पोरेशन से क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, सब्सिक्वेंट है तो पिछले साल से इस साल, यानी 12 महीने। यह है प्रेजेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जी ईयर एंड के फ़ौरन बाद क्या प्रिपेयर हो जाती हैं, नहीं, ये 2-3 महीने लेती हैं, 2-3 महीने लेती हैं। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स को सेंड कब करनी है, सेंड कब करनी है, एजीएम के नोटिस के साथ। और एजीएम का नोटिस कब होता है ये आपको पता ही है, मीटिंग से 21 दिन पहले। तो याद रखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को सेंड की जाती हैं अलोंग विद नोटिस ऑफ एजीएम और प्रेजेंट की जाती है एट एजीएम, एट एजीएम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंड कब करनी है, हम कहेंगे
इसका आसान अलॉन्ग विद नोटिस ऑफ एजीएम, लेकिन फिर एक्सप्लेन भी कर देना है कि 21 डेज बिफोर एजीएम, एट लीस्ट 21 डेज बिफोर एजीएम। और अगर पूछे प्रेजेंट कब करनी है तो आपने ये नहीं कहना बिफोर एजीएम, प्रेजेंट कब करने एट एजीएम, और फिर बता भी देना एजीएम कब होनी है। ये हालांकि पुराना कंसेप्ट है मीटिंग वाला, लेकिन बता देंगे एजीएम कब होनी है, फर्स्ट एजीएम, फर्स्ट फाइन। अब सुनिए जरा, मैं इसको फॉर्मली कैसे बता रहा हूं। उसने एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा कि व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी प्रेजेंटेड टू मेंबर्स। अब मैं जवाब दे रहा हूं, फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी प्रेजेंटेड टू मेंबर्स इन फर्स्ट एजीएम which shall be conducted within 16 months from date of incorporation. अब आगे, a subsequent financial statement shall be presented to members in subsequent AGM which shall be conducted once in each calendar within 120 days of close of financial year. ये बात समझ आ गई प्रेजेंट वाले। सेंड वाली बात भी समझ आ गई। सेंड कब करना है, सेंड कब करना है 21 डेज पहले। प्रेजेंट कब करना है एट एजीएम। सेंड प्रेजेंट पीरियड कवर्ड, ये लिख ले इधर, मुझे नहीं लग रहा आपने लिखा होगा। सेंड वर्सेस प्रेजेंट वर्सेस पीरियड कवर्ड, इन सब में फर्क आपको पता होना चाहिए। अब एक और लफ्ज ऐड होने वाला, कौन सा, फाइल। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेगुलेटरी अथॉरिटीज को फाइल करनी है? यस करनी है। अगर अनलिस्टेड है तो सिर्फ रजिस्ट्रार को, और लिस्टेड है तो रजिस्ट्रार प्लस कमीशन प्लस स्टॉक एक्सचेंज। कमीशन बोले तो SCCP। तो बताइए फिर से कि अब मैं कौन सा कंसेप्ट बता रहा हूं, फाइल वाला। तो फाइनेंशियल फाइल कब की जाएंगी? हाँ आफ्टर। किस किस को की जाएगी पहले ये बताएं। रजिस्ट्रार, SCCP, स्टॉक एक्सचेंज। कब फाइल की जाए? as soon as they are sent to member, immediately। भाई जिस दिन मेंबर को सेंड कर रहे हो उसी दिन इन तीनों को भी फाइल कर दो। सेंड, मेंबर्स को भी सेंड हो गई, रजिस्ट्रार को भी सेंड हो गई। ठीक है जी। अच्छा, नोटिस ऑफ एजीएम में हमने पढ़ा था, ये भाई है बैग में कुछ कैश वैश देखिएगा। क्या नोटिस ऑफ एजीएम में हमने पढ़ा था कि कुछ चीज़ें उसमें इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है और कुछ साथ अटैच होती हैं। उसमें फिर एक हमने कंसेप्ट पढ़ा था, अगर स्पेशल बिजनेस हो तो क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी, हैं वो नहीं पूछ, वो 4 चीज़ें थी, वो उम्मीद करता हूँ आपको याद होगी, वो नहीं पूछ रहा स्पेशल बिजनेस की। लेकिन अगर एजीएम हो तो उसके साथ क्या क्या चीज़ें अटैच होंगी नोटिस ऑफ एजीएम के साथ? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, और अगर चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट एक होती है, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेयरमैन की तरफ से, वो भी अगर है तो वो मेरा। तो इसका मतलब है जो नोटिस सेंड किया जाएगा मेंबर्स को एजीएम या फाइल किया जाएगा उसमें सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ ऑडिट रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट है। क्लियर जी? अब जरा देखते हैं हम उसमें क्या, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाना जरूरी है। किन का ऑडिट करवाना जरूरी है? अच्छा, उसने ये नहीं बताया किन का ऑडिट, उसने बताया किन का नहीं करवाना, बाकी सबका करवाना है। प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल अप टू 1 मिलियन, प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल अप टू 1 मिलियन, इसका ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड नहीं है, बाकी सब का ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड है। लेकिन इन कंपनीज ने अगर ऑडिट नहीं करवाना तो फिर क्या करना है? एफिडेविट रजिस्ट्रार को जमा करवाना है
उसमें क्या लिखेंगे? एफिडेविट किस चीज का? कि डायरेक्टर्स हैव अप्रूव्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि सर ऑडिटर ने नहीं, ऑडिटर की नजरों से नहीं गुजरी लेकिन डायरेक्टर की नजरों से गुजर गई हैं। ठीक है जी, ये तो हो गया ऑडिट का कंसेप्ट। और जो बाकी के हमने, उन्होंने ऑडिट करवाना है, ऑडिट करवाना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ फिर जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएगी उसको ऑडिट रिपोर्ट भी जाएगी। ऑडिट वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। पीरियड कवर्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होगा? फर्स्ट है तो फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन टिल क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सेकंड है तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये भाई रोज प्रोसीडिंग लिख देते, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टिल क्लोज ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, जो भी कंपनी ने अडॉप्ट किया है, यानी कभी मार्च एंड होगा, कभी जून एंड कभी सितंबर। सब्सीक्वेंट का पीरियड 12 महीने से एक्सीड नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो रजिस्ट्रार की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। क्लियर जी? अच्छा, ये है पीरियड कवर्ड, और ये क्या है? व्हेन टू प्रेजेंट। अगर तो आपको मीटिंग वाला कंसेप्ट बेहतरीन है ना, तो व्हेन टू प्रेजेंट में सिर्फ इतना लिख दे इन एजीएम, खत्म, आगे एजीएम वाला कंसेप्ट रिपीट कर देना। लेकिन अगर एजीएम वाला कंसेप्ट आपको याद नहीं है, फिर एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। याद है कि नहीं? याद है तो बताइए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं कब प्रेजेंट की जाएंगी? फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो फर्स्ट एजीएम में विच शैल बी कंडक्टेड विद इन 16 months फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कौन सा स्टूडेंट मुझे ये कंप्लीट कंसेप्ट बताएगा कि व्हेन टू प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सर जो फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये प्रेजेंट होगी 16 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट होगी विद इन फर्स्ट एजीएम में, जो कि कंडक्ट होगी विद इन 60 में फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सब्सीक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये प्रेजेंट होगी फ्रॉम प्रोसीडिंग, और जो सब्सीक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये सब्सीक्वेंट एजीएम में प्रेजेंट होगी, जो कि कंडक्ट होगी प्रोसीडिंग से लेकर या क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो डॉक्टर किया कंपनी ने, जो कि वंस इन ईच कैलेंडर ईयर विद इन 120 days ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, इसको गलत बताने की वजह से इनाम जेब में नहीं डाला, ज्यादा भी नहीं, कम बताने की वजह से। जब कभी कोई टाइम गलती की इन्होंने, वंस इन ईच कैलेंडर ईयर नहीं बताया, ये तो गलती की, एक्सटेंशन वाली बात नहीं बताई। कई दफा लॉ में बता चुका हूं, इनकम्प्लीट कंसेप्ट इज इनकरेक्ट कंसेप्ट। लॉ में जहां कहीं वो एक्सेप्शन वगैरह की बात करता है, आपको भी करनी चाहिए जी। तो क्लियर हो गई ये बात कि कब प्रेजेंट होगी? व्हेन इज इक्वल टू एजीएम में। जिसको एजीएम का कंसेप्ट याद है, ये सारा उसके लिए कॉपी पेस्ट है, डुप्लीकेशन है। जिसको नहीं याद उसके लिए दोहरा दिया हमने। क्लियर? आगे चलते हैं। ऑथेंटिकेशन कौन ऑथेंटिकेट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अप्रूव करेगा बोर्ड, साइन कौन करेगा? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आप किसी कंपनी की प्रैक्टिस में डाउनलोड फाइनेंशियल में देखें ना, हर सफ़े के ऊपर साइन होते हैं 3 लोगों के। हर सफ़े के ऊपर साइन 3 लोगों के। चीफ एग्जीक्यूटिव सारे डायरेक्टर्स का नहीं होते, हालांकि बोर्ड ऑफ अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से होती है, लेकिन साइन कौन करता है? एक चीफ एग्जीक्यूटिव, एक डायरेक्टर, अगर लिस्टेड कंपनी है तो सीएफओ, और अगर डायरेक्टर पाकिस्तान में नहीं है तो चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान में नहीं है तो एटलीस्ट 2 डायरेक्टर, और सिंगल मेंबर कंपनी ये चीज 1 डायरेक्टर। ठीक है जी, सिंगल मेंबर कंपनी वाली बात भी कर ली और चीफ एग्जीक्यूटिव नॉट इन पाकिस्तान वाली बात भी कर ली। क्लियर? अब आगे चलते हैं। फाइलिंग। अच्छा, फाइलिंग के लफ्ज़ से अलर्ट हो जाएं, क्योंकि अब ये फाइलिंग किसको होने जा रही है? रेगुलेटरी। नॉर्मली फाइलिंग का वर्ड किसके लिए यूज होता है? रेगुलेटरी अथॉरिटीज के लिए, लेकिन रिवीजन करते हुए हम इसमें शेयर होल्डर, क्योंकि जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटीज को फाइल करना है, साथ शेयर होल्डर को भी सेंड करना है।
भाई दोनों को इकट्ठे करना ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को सेंड की जाती है एजीएम से 21 दिन पहले, और फिर एक कॉपी रजिस्टर्ड ऑफिस में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रखी जाती है ताकि कोई भी आके कॉपी मांगे उसे कॉपी दे दी जाए। अच्छा, फाइलिंग का कंसेप्ट है, इसमें शेयर होल्डर की बात क्यों की? क्योंकि जैसे ही शेयर होल्डर को सेंड करेंगे फौरी सेम डे, यानी मीटिंग से 21 दिन पहले एटलीस्ट फाइल भी कर देंगे। अच्छा, फाइल बिफोर एजीएम भी होती है, आफ्टर एजीएम भी। बिफोर एजीएम ज्यादा अहम है, बिफोर एजीएम ज्यादा अहम। बिफोर एजीएम किस किस को फाइल करना, आफ्टर एजीएम सिर्फ एक बंदे को फाइल करना। बिफोर एजीएम किस किस को फाइल करना है? शेयर होल्डर तो वो तो नॉर्मल रूल हो गया ना, एससीसीपी 3 कॉपी बाय पोस्ट या एक कॉपी इलेक्ट्रॉनिकली। किस किस को सेंड करनी है? रजिस्ट्रार स्टॉक एक्सचेंज। सिर्फ हार्ड फॉर्म में या सॉफ्ट फॉर्म में भी इलेक्ट्रॉनिकली? हार्ड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म समझते हैं ना? हाँ, पीडीएफ है, बुक का पीडीएफ वर्जन। इफ एनीवन हैज प्लीज सेंड। वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉपी। और जो वहीद वाले को वो बाय पोस्ट भेजता है वो हार्ड कॉपी है। तो मुझे बताइए, कंपनी ने ये एससीसीपी रजिस्ट्रार और स्टॉक एक्सचेंज को ये हार्ड फॉर्म में पोस्ट करनी है कि सॉफ्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल भेजनी है? दोनों। 3 कॉपीज एससीसीपी रजिस्ट्रार, और ये हर एक को 3 कॉपीज। इसका ये मतलब नहीं एक कॉपी इसको एक उसको एक 3 होगी, नहीं, 3 कॉपी एससीसीपी, 3 रजिस्ट्रार, 3 स्टॉक एक्सचेंज, 1 इलेक्ट्रॉनिक। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली कॉपी पेस्ट करके 10,000 कॉपीज बना ले, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली एक ही कॉपी है काफी। लेकिन जो फिजिकल फॉर्म में है वो 3 कॉपीज, ठीक है। और कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करने हैं, कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करने। अच्छा, ये नोटिस भी याद रखें, नोटिस पहले फिजिकली जाया करता था मेंबर्स को, अब नोटिस भी इलेक्ट्रॉनिकली जा सकता है। बहरहाल वेबसाइट पे क्यों अपलोड कर रहे हैं? ताकि सारे पब्लिक अवाम के लिए, ताकि अगर कोई बच्चा सीए कर रहा है, उसने किसी कंपनी के डिस्क्लोजर्स पढ़ने हैं, किसी कंपनी की कंपनी लॉ में डायरेक्टर्स रिपोर्ट पढ़नी है, तो वो डाउनलोड करे। प्रॉक्सी फॉर्म पढ़ना है, डाउनलोड करे कि उसमें राइट्स ऑफ मेंबर और राइट्स ऑफ प्रॉक्सी लिखे हुए हैं कि नहीं, तो वो भी पढ़ सकता है आम आवाम के लिए। यानी जैसे ही डिस्पैच किया जाएगा मेंबर्स को, फौरी तौर पे फाइल करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसको? स्टार को, एससीसीपी को, स्टॉक एक्सचेंज। कितनी कॉपीज? पूरा कंसेप्ट बोल मेरे प्यारे भाई, पूरा कंसेप्ट इरशाद फरमाइए। अब बोलना मैं, 1 कॉपी इलेक्ट्रॉनिकली और 3 फिजिकल फॉर्म में, ठीक है जी। अच्छा, ये है एजीएम से पहले। अब एजीएम के बाद एजीएम, और ये है लिस्टेड कंपनी के लिए। देखिए, एजीएम से पहले उसने लिस्टेड कंपनी लिखा है, एजीएम से पहले लिखा है लिस्टेड कंपनी के लिए। सर ये बाद में लिखा हुआ है कि पहले लिखा हुआ है? पहले लिखा है, बाद में लिखा है? पहले लिखा। ये बाद वाला कौन है? ये कोई रजिस्ट्रार का एजेंट लगता है कोई। अच्छा, चले कोई बात नहीं, बाद में भी एक। लेकिन ये जो बाद में कॉपी है, ये जिस कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है उसके लिए जरूरी नहीं है। एजीएम के बाद भी कॉपी भेजनी है। किसको? रजिस्ट्रार को। है अजीब बात कि जब रजिस्ट्रार को एजीएम से पहले कॉपी भेज दी तो बाद में क्यों भेज रहे हैं? एजीएम से पहले भी तो कॉपी भेजे, बाद में भी भेज रहे हैं। किसको? रजिस्ट्रार को। लेकिन कब? अगर अनलिस्टेड है तो 15 दिन में, लिस्टेड है तो 30 दिन में।
किस लिए? पहली रीजन कि बिफोर एजीएम वाला कंसेप्ट किसके लिए है? लिस्टेड किधर लिखा हुआ है? अंडरलाइन जी। आफ्टर एजीएम, बिफोर एजीएम फाइलिंग, बिफोर एजीएम लिस्टेड कंपनी ओनली, उसको अंडरलाइन करें। इसलिए कि ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। तो जाहिर है बाकी वाली कंपनी ने भी तो फाइल करनी है कि नहीं करनी, इसीलिए आफ्टर एजीएम वाला रूल भी आया। लिस्टेड कंपनी ने, इसका मतलब है पहले भी फाइल करनी है बाद में भी, और अनलिस्टेड ने सिर्फ बाद में। और जो छोटी सी प्राइवेट कंपनी है उसने ना पहले ना बाद में। छोटी सी प्राइवेट कंपनी किधर है? ये प्राइवेट कंपनी छोटी सी, प्राइवेट कंपनी छोटी सी, क्या है 1 या 10 है जो भी है भाई, कभी कभी ये 0 आगे पीछे हो जाए, प्रोसीडिंग में भी है, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है। 10 मिलियन लिखा है 1 मिलियन? 10 मिलियन छोटी, 10 मिलियन 1 करोड़ छोटी कंपनी है, रिक्वायर्ड नहीं यहां। यानी लिस्टेड कंपनी ने पहले भी फाइल करनी है बाद में भी, अनलिस्टेड ने सिर्फ बाद में, और प्राइवेट कंपनी जो छोटी सी है ना पहले ना बाद में, ठीक है। और लिस्टेड कंपनी ने 30 दिन के अंदर, अनलिस्टेड ने 15 दिन एजीएम के बाद। तो अब आपको पता चल गया, अगर एक प्राइवेट कंपनी है, पेड अप कैपिटल 15 मिलियन है, फाइलिंग रिक्वायरमेंट बताएं। प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल 15 मिलियन, फाइलिंग रिक्वायरमेंट बताएं। बिफोर एजीएम करनी है फाइलिंग, आफ्टर एजीएम करनी, किसको? कितने दिनों में? 15 दिनों में। 15 दिनों में। बड़ा लेक्चर भी हो गया। ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, अगर एजीएम में, एजीएम का एक बिजनेस होता है ना, अडॉप्ट फाइनेंशियल से अडॉप्टेड, अगर एजीएम फॉर एग्जांपल एडजॉर्न हो जाए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट ना किया जाए, अडॉप्ट ना किया गया या एजीएम एडजॉर्न हो गया, क्या फिर भी रजिस्ट्रार को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजनी है कि नहीं भेजनी? बहुत अहम कंसेप्ट है कि आपने कई दफा पूछा हुआ है कि जो अनलिस्टेड कंपनीज है उन्होंने बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को जमा करवानी है, तो वो कहता है बताओ अगर वो फाइनेंशियल एजीएम एडजॉर्न हो गई, कंडक्ट नहीं हुई, एडजॉर्न हो गई, एजीएम के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस नहीं हुई, क्या अब फाइनेंशियल में भिजवानी है रजिस्ट्रार को? अभी बिल्कुल भिजवानी है, लेकिन उसके लिख दीजिएगा क्या कि नॉट अडॉप्टेड। क्या लिख देना है कि हम भिजवा तो रहे हैं, वी आर फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बस दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव नॉट बीन अडॉप्टेड इन एजीएम। दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसेप्ट भाई। अच्छा मुझे बताइए चलते जाते एंड में सबसे मुश्किल कंसेप्ट क्या था? अडॉप्शन वाला। चलिए ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।